Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। अब चैप्टर का पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, है ना, कंप्लीट रिवीजन का पार्ट फर्स्ट हमने कर लिया था, क्योंकि मैं चैप्टर को अच्छे से समझाना चाहती थी। मैं क्या चाहती थी? अच्छे से समझाना। अब अगर मैं अच्छे से समझाना चाहती थी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चीजें लेंदी होगी। मैं नहीं चाहती कि दोबारा आप आओ, फिर देखो, फिर सोचो। एक बार में देख के जाओ तो समझ में आ जाए वन सिटिंग में। लेकिन चैप्टर अच्छा बड़ा था तो वन सिटिंग में पॉसिबल नहीं था, इसलिए पार्ट 2 में हमने किया। चलो ओके, अब वो कर लिया है। आप क्या कर लो फटाफट से, मैं पार्ट लिखने वाली थी, पार्ट टू बोल रही थी तो पार्ट लिखने वाली थी, जबकि मैं लिख रही थी लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्या कर दीजिए? फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, बिना रुके, बिल्कुल बिना रुके, बिना कुछ सोचे, सेकंड थॉट हो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। चलो अच्छा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? ओरिएंटलिस्ट, और जो ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके बारे में। ओरिएंटलिस्ट क्या किसी को याद है कि कौन थे, किसको बोलते हैं? वर्नैकुलर, मुंशी, ये कुछ टर्म्स याद है या नहीं? क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ओरिएंटलिस्ट वो जो एशिया की लैंग्वेज, एशिया की कल्चर का जो नॉलेज रखते हैं, उनको हम बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। अब ये जो ओरिएंटलिस्ट थे कौन कौन थे? विलियम जॉन्स, है ना, कोलब्रुक हो गए, नथानियल हार्हेड हो गए। तो ये लोग क्या कर रहे थे? इंडियन कल्चर यानी इंडियन लर्निंग को बेसिकली सपोर्ट कर रहे थे। ये चाह रहे थे जो इंडियंस है वो इंडियन लर्निंग ही करे, क्योंकि जो इन्हें आता है, जिनसे बेसिकली फैमिलियर है, तो वही इन्हें सिखाएंगे ना, तो बेटर होगा, बेस्ट होगा, ये इन्हें लग रहा था। ठीक है, ऐसा करा गया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या करा? इंस्टीट्यूट खुलवाए, जैसे मदरसा वगैरह सेटअप कराया। मदरसा कब सेटअप कराया था? 1781 में। ठीक है, उसके बाद हिंदू जो संस्कृत कॉलेज जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी, वो कब हुआ था? 1791 में, बनारस में। ये हुआ था कहां पे? कैलकाटा में। ये कहां हुआ था? कैलकाटा में। ये कहां हुआ था? बनारस में, है ना, कैलकाटा में होता है, बनारस में होता है। ठीक है, अच्छा, ये सब सेटअप हो रहा था। ये लोग चाह रहे थे कि भाई जो इंडियन लर्निंग है उसको बढ़ावा दी जाए, क्योंकि वो बढ़िया है, वो ये लोग इनसे फैमिलियर है, तो ये लोग सीखना चाहेंगे भी। लेकिन अब कुछ लोग थे जो क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। मैंने बताया ना, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता। हो सकता है जो मैं कह रही हूं उसमें से आप लोग, काफी लोग बोलेंगे मैम जो समझाती है, कुछ लोग बोलेंगे बहुत अच्छा लगता है, कुछ बोलेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो एक जैसे होते हैं ना, मतलब अलग अलग होते हैं ना, एक जैसे होते तो बात ही कहते। क्लियर? अब अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये बात तो जो है सो है। इनको क्रिटिसाइज किसने किया? हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। हमने क्या क्या एग्जांपल देखे थे? जैसे हमने एग्जांपल देखा था किसका? हमने बहुत फेमस जेम्स मिल का एग्जांपल देखा था, कि वो कह रहे थे कि क्या जरूरत है, जो हमारी जो टीचिंग है, जो लर्निंग है बेसिकली इंडियन, वो सीरियस नहीं है, उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ सीख सकते। क्या जरूरत है? हमारी चीजें सिखाओ तो बेटर है, जिसमें साइंटिफिक चीजें है ना, जो काम आएगी। अब जैसे प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल यूज में आएगी, जो खुद वो यूज कर सके। दूसरा हमने किसका देखा था? किसका नाम देखा था? दूसरा हमने नाम देखा था भाई, जो है हमारे नाम से मेरे माइंड में वो चार्ल्स वुड देख कर रहे थे। चार्ल्स वुड तो चलो वुड्स डिस्पैच का, उन्होंने तो चीजें वो करी थी। फाइनल एक वो दिया था कि हम किसको बढ़ावा देंगे? यूरोपियन चीज को। उन्होंने यूरोपियन लर्निंग को, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जो साथ में कह सकते हैं क्या निकाला था? आउटलाइन ही निकाली थी। कॉमर्स को उन्होंने बढ़ावा दिया था कि इन लोगों को, जो इंडियंस हैं, इनको हम क्या करें? ऐसा कल्चर सिखा दें, हमारे कस्टम, हमारा टेस्ट, सब कुछ हमारे जैसा सिखा दें, तो ये लोग हमारी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। हमारी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो यानी हमारा ट्रेड इंडिया में एक्सपांड होगा, हमारा फायदा होगा। तो ये क्या चाह रहे थे? इंडियंस को हमारा कल्चर सिखाए, ताकि इन्हें हमारी आदत लग जाए। मोरल की भी बात हो रही थी, मोरालिटी की, है ना, मोरल एजुकेशन की, कि अगर इनको हम मोरल एजुकेशन सिखाए, ये लोग ऑनेस्टी सीखें, ट्रूथफुलनेस सीखें, कि सच बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है, तो ये लोग हमसे क्या रहेंगे? लॉयल रहेंगे। ये हमारे क्या रहेंगे? अच्छे सर्वेंट बने रहेंगे। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? फिर हमने किसका देखा था? जो है हमारे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले का, इनका देखा था। ये किसको प्रमोट करना चाह रहे थे? इंग्लिश एजुकेशन को, और किया भी इन्होंने। अच्छा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट कब आया था? 1832 में, 1832 में
1830 में, 1831 में कब आया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट? 35, 32, 30 या 31? कब आया था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट? कब आया था? 1835 में। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। क्या चाह रहे थे कि हायर एजुकेशन अगर हो स्पेशली तो किस मीडियम में हो? इंग्लिश मीडियम में हो। बढ़ावा किसे दिया जाए? इंग्लिश को बढ़ावा दिया जाए। क्यों? क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो कैसे अनसिविलाइज्ड है, वो सिविलाइज कैसे बनेंगे? अगर हमारी वेस्टर्न लर्निंग वो सीखेंगे। क्लियर? तो ये सब हमने जो कह सकते क्रिटिक्स इनके लिए, किनके लिए? ओरिएंटलिस्ट के लिए देखा था। बेसिकली क्या चाह रहे थे? इंग्लिश को बढ़ावा, यूरोपियन कल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने पार्ट फर्स्ट में ये सब चीजें डिस्कस की थी, उसका जस्ट ब्रीफ दे दिया है, जरूरी था, याद आना चाहिए। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स? लोकल स्कूल्स को क्या हुआ? क्या हो गया लोकल स्कूल्स को? कुछ तो हुआ होगा। तो लोकल स्कूल्स को क्या हुआ देखते हैं। Do you have any idea of how children were taught in pre-British times? क्या आपको कोई आइडिया है कि कैसे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाता था प्री ब्रिटिश टाइम्स में? प्री ब्रिटिश टाइम्स मतलब जो है ब्रिटिश टाइम्स से भी पहले की बात करें, उससे पहले का, है ना? कैसी क्या पढ़ाई लिखाई होती थी? Have you ever wondered whether they went to schools? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में कि क्या वो स्कूल भी गए? कभी इस बारे में आपके माइंड में चीजें आई कि कभी वो स्कूल गए भी हैं? आया आपके माइंड में ये? And if there were schools, what happened to these under British rule? अगर वहां तब स्कूल थे, अगर if there were schools, what happened to these under British rule? अगर वहां स्कूल्स थे तो क्या हुआ इनका ब्रिटिश रूल के अंडर? कुछ तो हुआ होगा। अगर उस वक्त स्कूल थे तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव हुए, है ना? क्या इंप्रूवमेंट हुए, ये कह सकते हैं, एडवांसमेंट हुआ, एनहांसमेंट हुआ, क्या हुआ वो देखते हैं। पहले कैसे स्कूल जाते थे, है ना? कैसे कैसे स्कूल से ये सब चीजें होती थी और क्या होता था वो हमें देखना है। क्लियर? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स को क्या हुआ था? लोकल स्कूल्स मतलब जो स्कूल्स स्थापित ऑलरेडी थे इंडिया में। क्लियर? चलो, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब विलियम एडम उनको सुपरवाइज करने के लिए भेजा गया था। कहां पे भेजा गया था? इंडियन स्कूल्स में, लोकल स्कूल्स में। तो उनकी क्या रिपोर्ट रही? उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. 1830 में कौन? 1830 में विलियम एडम जो स्कॉटिश मिशनरी थे, उन्होंने कहाँ टूर करा? किसके डिस्ट्रिक्ट में गए? बंगाल और बिहार। यहाँ पे उन्होंने टूर करा, गए, देखा सब कुछ। अब ये सब तो ठीक है। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular language schools. The report Adam produces is interesting. अब उनको क्या कहा गया? कंपनी ने उनको अगर भेजा है बंगाल और बिहार तो क्यों भेजा? कंपनी ने उन्हें बोला कि आप जरा देखकर तो आइए कि ये जो वर्नेकुलर स्कूल्स है, वर्नेकुलर स्कूल्स मतलब जहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई की जाती है ना? अगर बिहार का स्कूल है तो वहाँ पे वहीं की लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है, बंगाल का स्कूल है तो वहाँ के लोकल स्कूल्स में वहीं की लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो रही है, तो वर्नेकुलर स्कूल्स, है ना? जहाँ पे इंग्लिश का भी रोल नहीं है, वहीं की जो लैंग्वेज है वहाँ का रोल है, लोकल लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जरा प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देखें एजुकेशन की, वहाँ चल क्या रहा है स्कूल्स में। The report Adam produced is interesting. जो रिपोर्ट एडम ने प्रोड्यूस की थी वो कैसी थी? बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी। जो रिपोर्ट है एडम ने प्रोड्यूस की थी वो कैसी थी? काफी इंटरेस्टिंग थी। ऐसा क्या हुआ होगा भाई? क्या खास होगा जो इतनी इंटरेस्टिंग थी? देखते हैं। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालास इन बंगाल एंड बिहार। जो एडम है उन्होंने ये देखा कि कहाँ क्या 1 लाख, लगभग 1 लाख पाठशाला है कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। एडम ने ये चीज देखी कि जब वो टूर कर रहे थे, उनको सुपरवाइज करने के लिए भेजा था ना, बेसिकली इंस्पेक्शन की प्रोग्रेस क्या है, कुछ चेंजेस हैं या नहीं, या ऐसे ही चल रही है चीजें। तो चेंजेस क्या बोल रहे हैं कि जब उन्होंने देखा, वो तो बात की बात है, चेंजेस तो करते बाद में, क्या देखा गया कि लगभग 1 लाख जो है पाठशाला है कहाँ पे? बंगाल और बिहार में। These were small institutions with no more than 20 students each. ये कैसे थे? छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, छोटे से, जिसमें लगभग 20 स्टूडेंट से भी ज्यादा मुश्किल से आते होंगे, छोटे से स्कूल से। इस तरीके से जैसे बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना? घर है, घर के बाहर ही पढ़ रहे हैं, हट पहले ऐसे होते थे, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? स्कूल हम कैसा इमेजिन करते? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, है ना? स्टेयर्स हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने बच्चे, है ना? आई कार्ड वगैरह पहने हुए हैं, टीचर है प्रॉपर, वो भी वेल ड्रेस्ड है ना? बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, आजकल तो स्मार्ट बोर्ड आने लग गए, है ना? यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? तो छोटे छोटे से स्कूल से, छोटे ही होंगे ना, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट ऐसे बाहर बैठ के पढ़ा रहे हैं, कहीं बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये क्या है? ये एक विलेज की पाठशाला है, गांव की पाठशाला है, यानी स्कूल है।
दिस इज अ पेंटिंग बाय अ डच पेंटर। ये पेंटिंग किसने बनाई? एक डच पेंटर है, उन्होंने बनाई है, फ्रैंकोइस होलवेन, हु केम टू इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी। जो इंडिया में कब आया था? लेट 18th सेंचुरी में इंडिया में आया था। ही ट्राइड टू डिपिक्ट द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन हिज पेंटिंग। वो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी एवरीडे लाइफ को, मतलब रोज दिनचर्या की जो लाइफ है उसको पेंटिंग में बनाना, डिपिक्ट करना, दिखाना इनको अच्छा लगता था। बनाते थे कौन? फ्रैंकोइस होलवेन। ठीक है, ये विलेज पाठशाला, तो आप देख सकते हो ऐसी होती थी। अब यहाँ पे बात करें, क्या कह रहे हैं? एडम ने जब देखा कि लगभग कितने 1 लाख पाठशाला जो है बंगाल बिहार में थी और छोटे छोटे से इंस्टीट्यूशन बने हुए थे। चलो, but the total number of children being taught in these पाठशालास was considered over 20 lakh। अब लगभग ये देखा गया कि 20 स्टूडेंट्स ईच उसमें आते होंगे, लेकिन जो टोटल नंबर था किसका, जो बच्चों का, being taught in these पाठशालास was considerable over 20 lakh। क्या माना गया कि जो पाठशाला है इनमें जो टोटल जो स्टूडेंट्स है क्या लिए गए? लगभग कितने? ओवर 20 लाख, इतना ऐसा एस्टिमेशन यहाँ पे आया। क्लियर? ये रिपोर्ट कौन बता रहे कि क्या क्या था, कैसा था, कितना था? ये विलियम एडम बता रहे हैं, क्योंकि उनसे यही बोला था कि जरा देखो क्या प्रोग्रेस है, तो यही बता रहे कि देखो ऐसी चीजें मैंने ऑब्जर्व करी। चलो, these institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher guru। अभी जो इंस्टीट्यूशन से सेटअप कौन करते थे? ये जो इंस्टीट्यूट है इनको सेटअप करते थे वेल्दी पीपल, अच्छे पैसे वैसे वाले लोग, जिनका पैसा होगा तो वो इंस्टीट्यूट खोल दिया, बना लिया ताकि बच्चों को शिक्षा मिले, या कोई लोकल कम्युनिटी उन्होंने। At times they were started by a teacher guru। अब ये क्या हुआ? उसके बाद इनको जो स्टार्ट करा गया पढ़ाना, जो कह रहे हैं किसने शुरू करा? टीचर गुरु ने। The system of education was flexible। एजुकेशन का सिस्टम कैसा था? फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल मतलब कोई ऐसा फिक्स टाइम टेबल नहीं, फिक्स क्लासेस नहीं, बच्चे ऐसे फिक्स नहीं है ना, फीस का भी ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इतनी मिलनी इतनी आनी है, कोई बेंचेस, चौक, डस्टर या हम बोर्ड कह रहे हैं, है ना, बुक्स, कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब ऐसा सीरियसनेस नहीं जो आज के टाइम पे हम स्कूल में देखते, स्ट्रिक्ट। फ्लेक्सिबल था सब कुछ, बहुत ही कि हो रहा है कभी नहीं हो रहा इस तरीके से। Few things that you associate with schools today were present in the पाठशालास at the time। कुछ चीजें जो आप अभी एसोसिएट करते हो, है ना, few things that you associate with schools today were present in the पाठशालास at time। जो उस वक्त में, उस जमाने पाठशाला में प्रेजेंट थी, जो चीजें आज के टाइम पे आप एसोसिएट करते हो तो उस जमाने पाठशालास में भी प्रेजेंट थी। There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination and regular timetable। कुछ भी नहीं। जैसे हम क्या बोलते हैं, अरे इतनी फीस है। अब चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मिडिल क्लास पर्सन हो, चाहे बेचारा लोअर क्लास पर्सन हो, जिसकी सैलरी, जहां पे जिसके पापा की सैलरी बहुत कम हो, डजंट मैटर, आपको एक जैसा पे करना है ना। तो फिक्स फी नहीं थी यहाँ पे। अब हम कैसे देते हैं? फिक्स फी देते हैं, है ना। हमें थोड़ी देखते कि अगर मेरा फ्रेंड रिच है, अच्छी महंगी कार से आ रहा है, तो वो ज्यादा फीस दे रहा है, वो भी उतनी दे रहा है जितना हम आ रहे हैं, भले हम पैदल आ रहे हो। ठीक है। नो प्रिंटेड बुक्स, बुक्स अवेलेबल नहीं थी जैसे आज के टाइम पे हमें बुक्स मिलती है। नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग भी ऐसा कुछ नहीं कि सेपरेट स्कूल बिल्डिंग हो, कि स्कूल कह रहे हैं कि हाँ ये स्कूल है, कुछ भी नहीं ऐसा कहने को। बेंचेस नहीं, चेयर्स नहीं भाई जिसपे बैठ के आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं। नो ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड ही नहीं कि जैसे ऐसा ब्लैक बोर्ड रहता है ना तो टीचर्स लिखती है, समझाती है, कुछ भी नहीं ऐसा। नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, सेपरेट क्लासेस का भी कोई सिस्टम नहीं। ठीक है। नो रोल कॉल रजिस्टर, भाई रजिस्टर भी ऐसा कुछ रूल जो एनरोल करने का ऐसा कोई भी रजिस्टर नहीं। नो एनुअल एग्जामिनेशन, कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल, कोई भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं कि एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना। जो एनुअल एग्जामिनेशन क्या बोल रहे हैं हम, मतलब जो फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, फिर हम 8th से 9th में जाते हैं, 9th से 10th में, है ना, 1st से 2nd, इस तरीके से। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई एग्जामिनेशन ही नहीं हो रहा, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं है। क्लियर। तो अब आप समझो कि हमारे यहाँ कितनी स्ट्रिक्ट चीजें उस जमाने में। अगर लोकल स्कूल्स की हालत कैसे थे, कुछ भी फिक्स नहीं, एग्जाम ही नहीं हो रहे हैं, बोर्ड नहीं है, बुक्स नहीं है, तो कैसी पढ़ाई होती होगी? बस एक ओरली आप बता रहे हो, गुरुजी बता रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा होता होगा। क्लियर। स्कूल तक नहीं थे, वन स्कूल बिल्डिंग ही नहीं कि हम कहने को कि स्कूल है। आगे बढ़े, चलो। In some places, classes were held under a banyan tree. In other places, in the corner of a village shop or temple or at the guru's home। अब क्लासेस कैसी होती थी? कुछ कुछ जगहों पे जो क्लासेस होती थी, बनियान ट्री, भाई जो है
बनियान ट्री के पेड़ के नीचे उसकी छांव में बैठ के बढ़िया, या विलेज के कॉर्नर में, या टेंपल में, या गुरु के होम में, है ना, गुरु जो टीचर है उसके घर में हो रही क्लासेस, ऐसा होता था, या कहीं किसी मंदिर के किनारे साइड में, या किसी शॉप के किनारे, इस तरीके से। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर। अब फी की बात करें तो फी कितनी डिपेंड क्या रहती थी, किसकी इनकम से रिलेट करती थी, पेरेंट्स के। अगर पेरेंट्स रिच है तो फी भी ज्यादा देनी पड़ती थी, अगर पेरेंट्स पुअर है तो फी भी आप कम देंगे, ऐसा ये था। अभी कैसा है कि रिच हो पुअर कोई मतलब नहीं है, फीस सबके लिए बराबर है। तब कैसा था कि अगर वो रिच है तो फीस ज्यादा दो, पुअर है तो फीस कम दो। Teaching was oral and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. Teaching कैसी थी, टीचिंग ओरल थी, कैसी थी, ओरल टीचिंग थी। एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच, और गुरु डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है। टीचिंग मौखिक तौर पे होती थी, है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर ये बोर्ड वोर्ड कुछ नहीं है, मैंने ओरली ऐसे पढ़ा दिया। अब याद है नहीं है, आपके पास बुक ही नहीं है, मैंने बता दिया ऐसा ऐसा होता था। अब थोड़ा बहुत याद है, भूल ही जाएगा ना इंसान। बुक हो तो इंसान देखे, अगर ब्लैक बोर्ड है तो उसको कॉपी में लिखे, कुछ ही नहीं, कुछ भी अवेलेबल नहीं, तो ओरली जो बता दिया बस बता दिया। इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसी टीचिंग होती थी, ओरली टीचिंग होती थी। अब जो भी बच्चों को नीड है, उनको जैसा लग रहा है कि पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाता था। Students were not separated out into different classes, all of them sat together in one place. अब जो बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हो, सब साथ में बैठते थे, है ना, जैसे मेरी एज के हैं, आपकी एज के, सब साथ में बैठेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे, हमारे गुरुजी सबको साथ में पढ़ाएंगे, है ना। अब जैसे अब आपकी एज के बच्चे होंगे तो उनका अलग क्लास होगी, मेरी एज के होंगे अलग क्लास होगी। मैं तो खैर स्कूल वाली नहीं हूँ, पर मैं बता रही हूँ इस तरीके से। यहाँ पे सब साथ में बैठ रहे हैं, ठीक है, सबका साथ में बैठे थे, कोई ऐसे सेपरेट क्लासेस नहीं थी। The guru interacted separately with groups of children with different levels of learning. अब जो गुरु है इंटरेक्ट करते थे, जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, है ना, मिल जो है आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट में आंसर करें, इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। अब तो जो है जिसका लेवल ऑफ लर्निंग है, जैसे कोई बड़ा बच्चा होगा तो उसके लेवल के अकॉर्डिंग कितना वो बता सकता है, कितना उसको नॉलेज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसको समझाते हैं, उससे बात करते हैं। आप जैसे आप छोटे हैं अभी, तो आपसे आपके जो इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करे जाएंगे। तो ऐसे गुरु इंटरेक्ट करते थे, लेकिन सेपरेट क्लासेस नहीं थी। क्लियर, चलो। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. Adam ने ये चीज देखी, नोटिस करी कि ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि क्लासेस ढंग से नहीं, फीस का भी कुछ ऐसा नहीं है ना, तो ये लोकल जो लोग थे उनको सूटेबल था। जैसे हमें लग रहा है ना सोच के कि अरे बाप रे ऐसी क्लासेस होती थी, पर जो लोकल पीपल है उनको सूट होता था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको चलता था ऐसे। For instance, classes were not held during harvest time when rural children often worked in the fields. जैसे जो क्लासेस थी, कह रहे हार्वेस्ट टाइम में, जब खेतों की कटाई होती थी, फसलों की कटाई होती थी, तब उस टाइम पे क्लासेस नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बच्चे बेचारे क्या करते थे, अपने माता पिता के साथ, जो किसान बच्चे होंगे जिनके माता पिता ज्यादातर उस टाइम पे सब किसान ही थे, खेती बाड़ी करते थे, तो जो खेती बाड़ी करते होंगे तो फसलों की कटाई का टाइम होगा, तो तब बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे, वो तो काम करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो तब स्कूल नहीं आते थे। और उस टाइम पे क्या था, स्कूल भी क्या रहता था, स्कूल्स भी नहीं ओपन होते थे उस टाइम पे, क्लासेस नहीं होती थी मतलब उस टाइम पे। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। अब जैसे ही फसलों को काट दिया गया, उनको स्टोर करके रख दिया गया, तो पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी, है ना। मतलब ऐसा कि बच्चों को ये चीज सूटेबल होती थी। जैसे हम बोलते ना कि मैम कुछ दिन बाहर जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो टीचर क्या बोलती थी, ठीक है हम बंद रखेंगे स्कूल, तो आपको अच्छा ही लगेगा ना कि बढ़िया है, अभी हम नहीं आ पा रहे तो स्कूल भी बंद है, मतलब पढ़ाई भी बंद है। जैसे हम आ जाएंगे तो पढ़ाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है ना, हम कब का वेट करते, समर वेकेशन का, विंटर वेकेशन का, तभी जाते हैं, वरना बीच में जाएंगे तो एब्सेंट लगती, यही होता है, ठीक है। अब क्योंकि अब स्ट्रिक्ट है ना, तब फ्लेक्सिबल था, तो उस टाइम पे ये चीजें लोगों को, जो लोकल लोग हैं उनको प्रेफरेबल थी, उनको चल जाता था कि सही है, अगर हम खेतों की कटाई में जा रहे हैं, हार्वेस्ट करने जा रहे हैं, ना, पेरेंट्स के साथ बिजी हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि हम क्लासेस नहीं हो रही, तो बढ़िया है, हमारे लिए प्रेफरेबल है, सूटेबल है। This meant that even children of peasant families could study. इसका मतलब ये कि कोई किसान फैमिली का भी बच्चा हो, वो भी क्या कर सकता था, पढ़ाई लिखाई कर सकता था, बिल्कुल कर सकता होगा, क्योंकि जब वो काम पे जा रहा है तब स्कूल से अब पाठशाला नहीं चल रही है, और जब वो मतलब फ्री हो गया है, काम हो गया है, फसल कट गई है, स्टोर हो गई, तब वो स्कूल जा पा रहा था, यानी वो स्टडी कर सकता था, कोई किसी बात का कुछ रोक टोक नहीं थी। आज के टाइम में अगर बच्चा ऐसा करे तो टीचर क्या बोलेगी, ठीक है देख लो तुम्हारी भी अटेंडेंस नहीं लगेगी, फिर तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, यही होगा, यही बोलेंगे। पर तब ऐसा कुछ नहीं था ना, तो उनको भी चल जाता था। दैट मीन्स क्या है, चीजें नॉन सीरियस, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब इनफ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड है, रिजिड नहीं है चीजें, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल लचीलापन की जब जो करना है करें आराम से। क्लियर, चलो।
न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, अब नए नए रूटीन बने, नए रूल्स बने। क्यों? क्योंकि अभी पुरानी चीजें कैसी थी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, हल्के में ले रहे थे। अब चीजें कैसी बनी, क्योंकि सुपरवाइज करने भेजा गया था विलियम एडम को, तो उन्होंने यही बताया ना कि कुछ भी सीरियसनेस नहीं है, मतलब ठीक है पढ़ाई हो रही है पर ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स टाइम टेबल है, फिक्स क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, सीट्स हैं, बोर्ड है, बुक्स हैं, है ना, और एग्जामिनेशन भी हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब पर नया रूटीन बना और नए रूल बने। Up to the mid 19th century, the company was concerned primarily with higher education. अब ये देखा गया कि लगभग मिड 19th सेंचुरी तक ये चीज देखने को मिली कि जो कंपनी है वो किसके लिए कंसर्न थी, हायर एजुकेशन को लेके कंपनी थोड़ा फिक्रमंद थी। किसको लेके? हायर एजुकेशन को लेके कंपनी कंसर्न थी। So it allowed the local पाठशालास to function without much interference, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो लोकल पाठशालास थी वो भी बिना किसी इंटरफेरेंस के आराम से काम कर पा रही थी। मतलब क्योंकि कंपनी का ध्यान किस पे था, कंपनी का ध्यान हायर एजुकेशन पे था, बड़े बच्चों पे था। ठीक है, तो जो पाठशाला में जो छोटी क्लासेस कह सकते हैं उसमें आराम से कर पा रहे थे, काम कर पा रहे थे और उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा था, तो वो जैसा चाहे वैसा कर रहे थे। जैसी क्लासेस हो रही हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे, कब बंद है पाठशाला, पढ़ाई बंद है, कब चालू होगी, चालू, इस तरीके से हो रही थी चीजें। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. 1854 के बाद जो कंपनी है उसने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा कंपनी ने? कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन। अब कंपनी का पहले फोकस हायर एजुकेशन पे था, तो इंटरफेयर नहीं करी थी इनके मामलों में, लेकिन कंपनी को लगा कि ऐसे थोड़ी चलेगा, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो स्कूल्स है, लोकल स्कूल्स है, यहाँ के हालात सही नहीं है, कुछ भी सीरियसनेस नहीं है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा वो है ही नहीं। तो क्या सोचा उन्होंने, क्या करेंगे इसको, क्या कराया जाएगा इनको, अब इनमें अपडेट कुछ करना पड़ेगा, इनहैंस करना पड़ेगा, यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा भी। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspection. अब ये समझ में आया, ये समझ में आई चीजें कि this could be done by introducing order within the system. अब कुछ ना कुछ तो नई चीजें क्या करना पड़ेगा, नए नए ऑर्डर्स जो हैं इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले की चीजें कैसी है, फ्लेक्सिबल है, और हमें क्या करना है, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो नई नई चीजें, अब पॉलिसीज लानी पड़ेगी, रूल्स बेसिकली लाने पड़ेंगे, तभी डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन में आएंगी चीजें। इम्पोजिंग रूटीन्स, रूटीन्स हमें इम्पोज करने पड़ेंगे कि प्रॉपर रूटीन हो स्कूल का। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग रूल्स, रूल्स बनाने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे, स्कूल्स में रूल होते हैं ऑब्वियसली, है ना। इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, और टाइमली इंस्पेक्शन भी होता रहे कि अगर हमने स्कूल में सब चीजें चेंज कराई हैं, टाइम टेबल बनवाया है, फिक्स कराई चीजें, तो कोई देखने भी आएगा, इंस्पेक्ट भी करेगा कि ठीक है हो रहा है नहीं हो रहा काम ढंग से, कोई काम को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या देखा गया कि चीजें पहले सीरियस नहीं थी, काफी फ्लेक्सिबल थी, तो जो कंपनी थी उनका भी फोकस किस पे था, हायर एजुकेशन पे। धीरे धीरे उन्हें लगा कि जो वर्नेकुलर जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वर्नेकुलर एजुकेशन वही जो लोकल स्कूल जैसे जो चल रहे थे, अपनी लैंग्वेज में जो भी उनको अपने इंडियन तरीके से जो भी पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो वो भी वो चाह रहे थे कि अगर वो भी हो रही है तो उसमें भी कुछ चीजें ढंग से हो ना, सिस्टमैटिक हो, इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर न्यू रूल्स बनेंगे, है ना, न्यू जो है पॉलिसीज बनेगी, है ना, जो है रूटीन आएगा एक बेसिकली। क्लियर? चलो, हाउ वॉज दिस टू बी डन, लेकिन ये कैसे होता, ये कैसे होना था, लेकिन ये सोचा तो है पर ये होना कैसे था। What measures did the company undertake, क्या मेजर्स, क्या भाई इसके लिए जो है सॉल्यूशंस कंपनी ने लिए। It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4 to 5 schools. इन्होंने अपॉइंट करा नंबर ऑफ पंडित, बहुत से जो गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट करा, है ना, जो गवर्नमेंट पंडित्स हैं उनको अपॉइंट करा, गुरु बोल रहे हैं। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल, जिनका काम क्या था, 4 से 5 स्कूलों को क्या करें, उसको लुक आफ्टर करें, मतलब वहां पे कैसा क्या चल रहा है वो देखें, है ना, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, जो नए रूल्स बनाए उसको फॉलो किए जा रहे ही नहीं जा रहे, प्रॉपर फीस, प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर जो है कह सकते हैं अटेंडेंस हो रही नहीं हो रही है, तो इनको सुपरवाइज करने के लिए रखा गया। The task of the pandit was to visit the पाठशाला and try and improve the standard of teaching. जो पंडित का टास्क क्या था, उन लोगों का टास्क ये था कि जो पाठशाला में चीजें चल रही हैं उनको क्या करा जाए, उनको इम्प्रूव करा जाए, उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की बात करी है ना, सुधार की बात करी गई, और जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज करने की बात की गई कि जो टीचिंग का लेवल है, जो कह सकते स्टैंडर्ड है वो क्या हो, इंक्रीज हो। Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. हर गुरु से क्या कहा गया, was asked to submit periodic reports.
एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। जो गुरु थे, उन गुरु मतलब टीचर, ये कहा गया कि जैसे प्रिंसिपल बोलती ना आज के स्कूल्स में कि भाई आपको पूरी रिपोर्ट भेजनी है, पीरियडिक रिपोर्ट आपको भेजनी है ना, कि कैसा क्या हो रहा है, आपका जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाइए, क्लासेस अटेंड कीजिए। तो सेम वैसे ही यहाँ होने लग गया था कि रेगुलर क्लासेस के लिए रेगुलर टाइम टेबल प्रॉपरली बनेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग क्लासेस लेनी है। जैसे टीचर होता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक क्लास है तो 3-4 टीचर बोलेगी नहीं मैं लूंगी, मेरा मन है, तो कोई बोलेगा अच्छा ठीक है आज आप ले लो, कल हम लेंगे। ऐसा नहीं, प्रॉपर एक क्लास होती कि पता है हमें फर्स्ट पीरियड में मैथ्स की टीचर आएगी, सेकंड में इंग्लिश आएगी, आपको पता रहता है इस तरीके से। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक एंड लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। अब टीचिंग किस पर बेस्ड होने लग गई? टीचिंग टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होने लगी। टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होने लगी मतलब पढ़ाई लिखाई कैसे होने लग गई? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक मतलब पहले बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, अब क्या है, अब बुक्स हैं। और जो लर्निंग है उसको कैसे करने लग गए? टेस्ट करने लगे। लर्निंग को कैसे टेस्ट करें? थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। प्रॉपर क्या हो रहा था, अब एनुअल एग्जामिनेशन हो रहे थे। पहले क्या था, बुक्स नहीं थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, है ना, ऐसे मौखिक तौर पे ओरली क्या करा जा रहा था, बताया जा रहा था। अब क्या हुई, अब जो है एनुअल एग्जामिनेशन प्रॉपर होने लग गए थे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। Students were asked to pay a regular fee, attend regular classes, sit on fixed seats and obey the new rules of discipline. अब चीजें बदल गई थी, चीजें बदली थी। क्या बदला था, क्या बदलाव हुआ था? बदलाव ये हुआ था कि क्या करना पड़ रहा था, अब हर चीज फिक्स्ड हो गई थी, मतलब रूटीन आ गया था, रूल्स को फॉलो करने की बात आ गई थी, डिसिप्लिन की बात आ गई थी कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसा करना चाहिए। प्रॉपर डिसिप्लिन में होने लग गई थी चीजें, है ना। कि पहले क्या होता था, पहले फ्लेक्सिबिलिटी थी, हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लासेस चल रही है नहीं चल रही है ना, कभी क्लासेस हो रही है कभी नहीं हो रही है, सीट्स है नहीं है, बुक्स है नहीं, बड़ा बुक्स थी, एग्जामिनेशन भी होते थे, मतलब वो फाइनल जो एनुअल एग्जाम्स भी होते थे, है ना। टीचर्स के प्रॉपर क्लासेस भी सेट थी कि आपको इस क्लास में जाना है, ये आपका पीरियडिक टेबल, हर चीज प्रॉपर होने लग गई थी। अब जब सब चीज प्रॉपर होगी तो बात फीस की भी आएगी ना, कि फीस भी कितनी रेगुलर पे करने लगे थे, रेगुलर क्लासेस होने लग गई थी और फिक्स सीट्स में बैठने लग गए थे, और जो न्यू रूल्स है और डिसिप्लिन है इसको फॉलो करने लग गए थे। पाठशालास which accepted the new rules were supported through government grants। जो पाठशालास थी, ठीक है, वो क्या होने लग गए थे, उनमें जो न्यू रूल्स जो फॉलो करते थे, मतलब ऐसी पाठशाला जो नए नए नियम कायदे कानून बने थे, तो जो पाठशाला जिन रूल्स को फॉलो करती थी ना, तो उन्हें गवर्नमेंट क्या करती थी, ग्रांट्स देती थी। ठीक है, Those who were unwilling to work within a new system received no government support। अब जो नहीं इंटरेस्ट दिखाता था कि नहीं हम इनके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, जैसी चीजें इन्होंने बोली वो हम नहीं करेंगे, तो उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता था गवर्नमेंट का। क्यों मिलेगा, गवर्नमेंट यही तो बोलेगी ना कि एक तो हमने जो रूल्स बनाए आप फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम क्यों आपको जो है ग्रांट प्रोवाइड करें। तो इनको गवर्नमेंट कोई ग्रांट नहीं प्रोवाइड करती थी। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulate पाठशालास। अगर हम बात करें वक्त के साथ साथ क्या चीजें होने लगी, जो गुरुज थे जो क्या चाह रहे थे, अब अपनी इंडिपेंडेंस, अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब तो ठीक है चल रहा है, लेकिन अब क्या चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, तो उन्हें ये चीज़ें डिफिकल्ट लग रही थी। ये जो गवर्नमेंट एडेड ये जो चीज़ें थी, गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जो भी इन्होंने चीज़ें बनाई थी, सिस्टम बनाया था, रूटीन बनाया था, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिक्स क्लासेस हों, जो भी चीज़ें, तो जो इन लोगों को लगने लग गया था, पाठशालाज और ये गुरुज लोगों को, इनको ऐसे लगने लग गया था कि अरे हमारी तो आज़ादी नहीं है, पहले अपने आज़ादी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब पाठशाला हो रही है, जहाँ हो रही है, लेकिन अब चीज़ें स्ट्रिक्ट हो गई थी। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि ज्यादा स्ट्रिक्ट माहौल हो गया एकदम से, तो हमें लगता है कैद कर लिया किसी ने, है ना, हमें किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही नहीं लगने लग गया था कि हमारी इंडिपेंडेंस नहीं मिल पा रही हमें। ठीक है, तो जो पाठशाला जो रेगुलेट हो रही थी, जो गुरुज थे, उनको कैसा लगने लग गया था, ये जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स थे इनके अंडर इन लोगों को सफोकेशन या उनको बेकार लगने लग गया था बेसिकली, है ना, इनको अच्छा नहीं लगता था। क्लियर आया समझ में। तो चीजें अब क्या हो गई थी, न्यू रूल्स न्यू पॉलिसीज रेगुलेशन जैसे हमने देखा होने लग गए थे। तो जो गुरुज हैं, जो बाकी पाठशाला से, उनको भी क्या लगने लग गया था कि जैसे कि हमें कोई भाई रूल फॉलो करने पड़ रहे हैं ना। ठीक है, चलो।
द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंसी। अब जो नए रूल और जो रूटीन्स बने थे उनकी एक अदर कॉन्सिक्वेंसी भी थी, है ना। क्या कॉन्सिक्वेंसी थी, मतलब और कुछ भी चीजें देखने को मिली, है ना, रिजल्ट्स देखने को मिले। In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशालास since timetable was flexible। पहले क्या चीजें थी हमने देखी थी ना, कि जो बच्चे थे जो पीजेंट फैमिली से थे, जो फार्मर मतलब जो फार्मिंग वगैरह करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वो अपने जो पेरेंट्स के साथ क्या करते थे, फसलों में जाके काम कर लेते थे। और उस टाइम स्कूल्स भी नहीं ओपन होते थे, मतलब पाठशाला भी नहीं चलती थी, तो उनको भी फायदा हो जाता था। पाठशाला दोबारा कब शुरू होती थी, जब ये लोग क्या करते थे, ये लोग की फसलों की कटाई हो जाती थी और ये लोग स्टोर करते थे, तो दोबारा से पाठशाला शुरू हो जाती थी, तो इनको भी एक फायदा था। लेकिन अब वो फायदा नहीं रहेगा ना, क्यों? क्योंकि अब चीजें स्ट्रिक्ट हो गई है, रिजिड हो गई है, कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पीसेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालास सिंस टाइम टेबल वाज फ्लेक्सिबल। पहले क्या था, पहले भाई क्या करते थे, पाठशाला जब चाहे जा सकते थे, क्योंकि जो टाइम टेबल कैसा था, फ्लेक्सिबल था। The discipline of the new system demanded regular attendance even during harvest time when children of poor families had to work in the fields। अब जो डिसिप्लिन था जो न्यू सिस्टम का, वो क्या मांग रहा था, वो रेगुलर अटेंडेंस मांग रहा था, है ना। जो नया सिस्टम था वो क्या मांग रहा था, वो रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर फी, प्रॉपर टाइम टेबल, हर चीज मांग रहा था। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, इवन फसलों की कटाई के टाइम भी। When children of poor families had to work in the fields, जब गरीब जो फैमिली के जो बच्चे उनको कहाँ फील्ड्स में काम करना पड़ता था, तो स्कूल कैसे जाएंगे, है ना, अटेंडेंस कैसे उनकी प्रॉपर होगी, पॉसिबल नहीं था, तो ये हो नहीं पा रहा था। अब चीजें क्या हो रही थी, इन लोगों को जो सूटेबल था वो सूटेबल नहीं थी, अब चीजें इनके खिलाफ हो रही थी। बेसिकली खिलाफ भी क्या बोलेंगे, मतलब अब इन्हें प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो होगी ऑब्वियसली। Inability to attend school came to be seen as indiscipline as evidence of the lack of desire to learn। अब जो प्रॉब्लम क्या होने लगी कि भाई स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो जिससे क्या दिक्कत होने लगी, इसको इनडिसिप्लिन मानने लगे, एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। क्या होने लग गया कि भाई जो लर्न सीखने की डिजायर क्या हो गई, कम हो गई है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जो बच्चे जब स्कूल ही नहीं अटेंड कर पा रहे तो क्या माना जा रहा था, जब बच्चे स्कूल नहीं अटेंड कर पा रहे तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी, क्या माना जा रहा था कि ये डिसिप्लिन में नहीं है। मतलब होता ना कि डिसिप्लिन एक जो प्रॉपर बोलते हैं कि रूल्स फॉलो करते हैं, जो डिसिप्लिन में लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं दिख रहा था। कैसे दिखेगा, जब वो खेतों में काम करेंगे तो स्कूल कैसे आएंगे, स्कूल नहीं आएंगे तो अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी, अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी तो क्या माना जाएगा कि इनडिसिप्लिन बच्चे, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है इनमें। क्लियर, यानी पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं है। ठीक है, चलो। British officials were not the only people thinking about education in India। अब ये क्या है, क्या टॉपिक है, एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। किसके लिए एजेंडा, नेशनल एजुकेशन के लिए जो एजेंडा उसकी बात हो रही है। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है, वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। अगर हम बात करें ब्रिटिश ऑफिशियल्स की, तो सिर्फ यही नहीं थे, यही लोग नहीं थे जो क्या चाह रहे थे, एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे, और भी लोग थे जो चाह रहे थे एजुकेशन का। From the early 19th century, many thinkers from different parts of India began to talk of need for a wider spread of education। हम अभी क्या सोच रहे हैं, अभी हम यही देख रहे हैं सबसे कि ब्रिटिशर्स हैं जो एजुकेशन चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स हैं जो एजुकेशन की मांग कर रहे हैं, एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इंडियंस भी इसमें शामिल थे। तो फ्रॉम द अर्ली 19th century thinkers from different parts of India begin to talk of the need for a wider spread of education। जो thinkers थे, जो लोग थे इंडिया के अलग अलग कोने से, जो सोचते थे भाई, जो इनका काम था सोच विचार करना, तो उनको ये लगने लग गया कि एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल को सेटअप करने की ज़रूरत है, ताकि क्या हो, पढ़ाई लिखाई हो। Impressed with the developments in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India। अब कुछ जो थे यूरोपियन कल्चर से जो इम्प्रेस हो गए थे कि हाँ इनका तरीका सही है, ऐसे ही पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, यही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, तो ये लोग क्या चाह रहे थे कि यही वेस्टर्न एजुकेशन से क्या होगा, इंडियंस लोग क्या बनेंगे, मॉडर्नाइज बनेंगे। तो इंडिया क्या बनेगा, इंडिया मॉडर्नाइज बनेगा, मॉडर्न इंडिया बनेगा। They urged the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education। वो क्या करने लग गए, वो ब्रिटिशर्स को, मतलब उनको और बोलने लगे कि भाई आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग जो स्कूल्स ओपन करें, जिसमें जैसे एजुकेशन आप चाह रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन वो हमें मिले, मतलब वो लोगों को मिले, इंडियंस लोगों को, ताकि इंडियंस लोग क्या बने, मॉडर्न बने, हमारा इंडिया क्या हो, मॉडर्न भारत बने। ठीक है, तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेटअप करे जाएं, स्कूल्स बनाए जाएं एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साइड में थे, मतलब उन्हें वेस्टर्न एजुकेशन सही लगती थी कि ये एजुकेशन के कारण हम क्या मॉडर्न बन सकते हैं, इनको अपनी एजुकेशन सही नहीं लगती थी। ये लोग किसके सपोर्टर थे, ब्रिटिश एजुकेशन के। ठीक है, चलो।
You will read about some of these efforts in chapter 8. There were other Indians, however, who reacted against Western education. अब इनके बारे में आप जो है चैप्टर 8 में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जो बात करें देयर वर अदर इंडियंस, और भी जो इंडियंस थे हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन. अभी हमने देखा कुछ इंडियंस कैसे थे जो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ आपकी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बनाइए, है ना, और अपनी तरफ से जैसी एजुकेशन आप देना चाह रहे हैं वैसी दीजिए. अब कुछ लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, जैसे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर वर टू सच इंडिविजुअल्स. लेट अस लुक एट व्हाट दे हैड टू से. अब जैसे हम एग्जांपल में देखें, कौन, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, ये क्या थे, ये ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो क्या चाह रहे थे, मतलब जो ये वेस्टर्न एजुकेशन के बेसिकली अगेंस्ट थे. तो ऐसे दो इनके बारे में हम देखेंगे, किसके बारे में, किसके विजन के बारे में, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर. हमने क्या देखा, कुछ जो थे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ जो थे इस चीज के अगेंस्ट थे. क्लियर, आया समझ में? आगे बढ़े, चलो अब ये देखते हैं क्या कह रहे हैं. पहले, in a speech delivered on January 15, 1908 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. ये स्पीच कौन दे रहे हैं? अरबिंदो घोष, ठीक है, ये है अरबिंदो घोष. ये क्या कर रहे हैं? स्पीच दे रहे हैं बॉम्बे में 1908 में, इनकी स्पीच है. इस बारे में क्या कह रहे हैं कि गोल जो है नेशनल एजुकेशन का क्या होना चाहिए, was to awaken the spirit of nationality among the students. बच्चों में, स्टूडेंट्स में, छात्रों में क्या हो, नेशनलिटी की स्पिरिट भी जगे, ऐसी एजुकेशन हो. एजुकेशन, शिक्षा कैसी हो जिससे कह सकते हैं हमें जो बोलते ना कि क्या वो जागे, राष्ट्रीयता भी जागे, है ना, देश के प्रति भक्ति भी जागे, है ना, देशभक्ति भी बेसिकली, हाँ देशभक्ति जागे. एजुकेशन कैसी हो जो इनके अंदर, बच्चों के अंदर देशभक्ति जगाए. This required a contemplation of the heroic deeds of our ancestors. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of people. क्या कह रहे हैं कि जो हमारी एजुकेशन हो कैसी हो, वो वर्नेकुलर लैंग्वेज में हो. कैसी हो? वर्नेकुलर हो. वर्नेकुलर मतलब लोकल, जो लोकल लैंग्वेज या जो लोकल चीजें इन लोगों की थी, है ना, लोकल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट, उसमें एजुकेशन पहुंचे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी ना. ऐसी लैंग्वेज यूज करो ज्यादा लोगों को समझ में आए. जैसे अगर मैं आपसे चाइनीज बोलने लगूंगी तो किसको समझ आएगी? मुश्किल से हो सकता है शायद कोई एक आध हो जिसको पूरी समझ में आए, या कुछ हो जिसको एक दो वर्ड समझ में आए, शायद, उसमें भी मैं नहीं कह सकती होगा भी कोई, लेकिन चलिए अगर है तो ज्यादातर कैसे नहीं हो पाए ना, उनको नहीं समझ में आए. तो किस लैंग्वेज में दो जो समझ में आए. तो ये कह रहे थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए जो नेशनलिटी जगाए, देशभक्ति जगाए बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर. अब कैसे दे? उन्हीं के मतलब वर्नेकुलर लैंग्वेज की बात करते, लोकली लैंग्वेज में, जो उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, उन तक पहुंचे. Aurobindo Ghosh emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fullest advantage of modern scientific discoveries and Western experiments in popular governments. लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा अपनी जो चीज़ों को उसको तो समझना चाहिए ही चाहिए, ठीक है. अरबिंदो घोष ने क्या कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कनेक्टेड रहना चाहिए अपने रूट से, अपने रूट्स यानी अपनी चीज़ों से, जो अपनी पढ़ाई लिखाई है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी इंडियन लिटरेचर, इंडियन जो एजुकेशन, उससे तो जुड़े होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें बिल्कुल जुड़े. लेकिन साथ में क्या करना चाहिए, अगर कोई भाई जो गवर्नमेंट आई, कैसी गवर्नमेंट है, मॉडर्न गवर्नमेंट है ना, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात करते हैं, है ना, जो नए इन्वेंशन की बात करते हैं, जो इनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बड़े ही यूजफुल होंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो इनसे भी सीखना चाहिए, इनसे भी समझना चाहिए. बेसिकली क्या कह रहे थे कि अपना तो आप सीखो, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन इसको भी सीखने में क्या बुराई है, ये भी सीखना चाहिए. क्यों? अगर ऐसी गवर्नमेंट है तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, इस चीज का एडवांटेज उठाना चाहिए, है ना. कुछ नया सीखने को मिल रहा है जो प्रैक्टिकल है, जो यूजफुल है, जो साइंटिफिक है, टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो सीखनी चाहिए. अपना तो पढ़ो ही पढ़ो, इनका भी सीख लो. अगर ये है तो फायदा उठाना चाहिए, सीखना चाहिए. Moreover, the students should also learn some useful crafts so that they could be able to find some moderately remunerative employment after leaving their schools. Even ये भी कह रहे थे कि बच्चों को क्या होना चाहिए, क्राफ्ट वगैरह भी सीखना चाहिए, ताकि स्कूल्स वगैरह जब उनकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम कर सके, है ना. काम करेंगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे कमा पाए. तो इनका मतलब क्या था, पढ़ाई भी जरूरी है, अपने लोकल लैंग्वेज की बात करें उसमें, साथ में अगर वेस्टर्न एजुकेशन है, जो वेस्टर्न लोग हैं उनसे भी कुछ सीखो, वो भी काम ही आएगा. साथ में क्या करो, कुछ क्राफ्ट के भी काम कर सीखो, ताकि अगर स्कूल जब आपका ड्रॉप आप कर देते हो, छोड़ देते हो, जब पढ़ाई पूरी हो जाती है स्कूल की, तो उसके बाद आप एटलीस्ट कुछ छोटे मोटे काम करो तो आप अर्न कर पाओ. क्लियर? आया समझ में? ये कौन कह रहे हैं? अरबिंदो घोष कह रहे हैं. क्लियर?
चलो, इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस, इसका मतलब क्या है? कौन कह रहा है ये? इंग्लिश एजुकेशन ने क्या बना दिया है? हमें स्लेव बना दिया है। क्या बना दिया? इंग्लिश एजुकेशन ने हमें दास बना दिया है, स्लेव बना दिया है। अच्छा, ये तो जो बनाया सो बनाया, वो तो हम देखेंगे। आप क्या कर दो फटाफट से, जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, फटाफट से लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्या कर दीजिए? फटाफट से लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी, बिना रुके, बिना कुछ सोचे, बिना टाइम लगाए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलो, ओके, अब मुझे ऐसा लगता है शायद आपने कर दिया होगा लाइक शेयर, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, ये कौन है? महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indian। महात्मा गांधी जी का क्या कहना है? इनका ये कहना है, इन्होंने इस बात पे कहा है कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, जो ब्रिटिश लोग हमें एजुकेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? जो ब्रिटिशर्स हमें एजुकेशन दे रहे हैं, है ना, वो कैसी है? उन्होंने हमारे मन में, हमारे दिमाग में इंफीरियरिटी क्रिएट कर दी है। हमें ऐसा लगने लग गया है कि हम तो कुछ है ही नहीं, इन जो वेस्टर्न लोग हैं उनके सामने हम क्या है? हम बड़े ही क्या इंफीरियर हैं और ये लोग सुपीरियर हैं। तो इनकी एजुकेशन ने हमारे दिमाग में क्या क्रिएट कर दी? इंफीरियरिटी। हमें ऐसा लगने लग गया कि हम तो कम है इनके सामने तो हम टिक ही नहीं सकते। ऐसा कौन कह रहा है? ये गांधी जी कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल एजुकेशन, मतलब किसकी बात हो रही है? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनियल रूल क्यों बोलते हैं? ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया था। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सब्जुगेट कर लेती, पूरा अपने अकॉर्डिंग तख्ता पलट कर देती, सब कुछ अपने हिसाब से चलवाती है, कल्चरल चेंज, सोशल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, रीजनल चेंज, है ना, हर टाइप के चेंज वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब जैसा वो कर रहे थे, जो क्रिश्चियन उनका जो कस्टम था, टेस्ट था, हर कुछ क्या करती, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देती दूसरी कंट्री का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते? कॉलोनाइजेशन। तो जो इंडिया क्या थी? कॉलोनियल जो थी, कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। इट मेड देम It made them see Western civilization as superior and destroy the pride they had in their own culture। इन्होंने क्या बोला कि जिसके कारण क्या लगने लग गया था? जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था वो सुपीरियर हो गया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था किसका प्राइड? जो उनकी खुद के कल्चर का था, है ना। यही बात है ना कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन को हम इतना ज्यादा सुपीरियर मान रहे थे कि हमें जो हमारी चीजें थी, जो हमारी मान्यताएं थी, जो हमारा टेस्ट था, जो हमारा कस्टम था, जो हमारी टेक्स्ट थी, लिटरेचर थी, जो हमारी थी, उसको हम क्या समझने लगे थे? इंफीरियर। हम उसको क्या समझने लगे थे कि अरे यार इसको क्या सीखना, ये क्या काम का है, इस तरीके से। क्लियर आया समझ में? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से चीजें क्रिएट कर ली थी कि हमें लगने लग गया था कि हम इनसे कितने पिछड़े हुए हैं, हम इनसे कितने पीछे हैं, ये लोग कितने अपग्रेडेड लोग हैं, हम कितने बैकवर्ड लोग हैं। ठीक है, देयर वॉज पॉइजन इन दिस एजुकेशन सेड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? इनकी जो एजुकेशन है उसमें क्या है? जहर है, जहर। कैसी एजुकेशन है? जहर। It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. ये क्या कर दिया इन्होंने? हमारे इंडियंस लोगों पे क्या कर दिया है? It was sinful. क्या कर दिया है हमारे लिए? हमें जो है एक पाप करा है इन्होंने, बेसिकली, है ना, पाप करा है। जैसे कि इनका जो एजुकेशन है वो कैसा है? सिंफुल है ना, पॉइजन है इनके एजुकेशन में, जिसने हमें क्या बना लिया? जिसने हमें गुलाम बना लिया है। क्या कर लिया है? हमें अपने हिसाब से पूरा गुलाम बना दिया है। इनकी एजुकेशन में जो इनका एटिकेट्स है, जो इनका कल्चर है, कस्टम है, टेस्ट है, पहनावा है, बाकी लोग वो बोलचाल, पहनावा सब फॉलो करने लग गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अरे यार ये हमारा तो बहुत अजीब है, इनका कितना अच्छा मॉडर्न है, हमें मॉडर्न। तो दैट मीन्स हम क्या बन रहे हैं? इनकी चीजों के गुलाम बन रहे हैं और इन्होंने हमें गुलाम बना दिया है। Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indians educated in these institutions began admiring British rule। अब charmed by the West मतलब ब्रिटिशर्स को देखकर जो वेस्ट को, यानी हम वेस्ट किसके लिए बात करें? यूरोपियन कल्चर को देख के जो लोग चार्म हो रहे हैं, इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, उनको जो पसंद आ रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो भी चीज़ें वहाँ की आ रही है, जो भी चीज़ें वहाँ की है, उसको देख के खुश हो रहे हैं कि वाह बड़े मॉडर्न लोग हैं, बड़ा इनका अच्छा तरीका है, हम भी वैसे ही अपनाएंगे। इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगन एडमायरिंग ब्रिटिश। जो इंडियंस इनके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एडमायर कर रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। अब ऑब्वियस बात है ना कि जो उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ेगा तो वहाँ का तौर तरीका
सीखेगा, उन लोगों से मिलेगा, है ना, उन लोगों जैसे सब कुछ करेगा तो उनको उनकी चीज अच्छी लगेगी ना, कि देखो हमारा कैसा अजीब था, देखो इनका तो कितना अच्छा एटिकेट्स है ना, बोलने चालने का तरीका, पहनने का तरीका, देखो बिल्कुल फिट फाइन इस तरीके से। तो जो लोग थे वो यूनिवर्सिटी में थे तो वो उन्हीं को एडमायर करते थे ऑब्वियसली। दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं गांधी जी, ये लोग क्या बन गए, गुलाम बन गए हैं उनकी चीजों के। ठीक है, ये क्या है, गांधी जी किसके साथ है, कस्तूरबा गांधी जी के साथ है, सिटिंग विथ रवि, देखो ये गांधी जी है, ये कौन है, कस्तूरबा गांधी ऐसे बैठे, और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। गर्ल्स एट शांति निकेतन, कहाँ बैठी गर्ल्स जो है, शांति निकेतन 1940। ठीक है, ये लड़कियां हैं, ग्रुप ऑफ गर्ल्स है, गांधी जी है, कस्तूरबा गांधी है, और ये कौन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, सब बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चल। Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. महात्मा गांधी क्या चाह रहे थे कि जो एजुकेशन है किसकी, इंडियंस की, वो ऐसे हेल्प करे उनको, ऐसे उनकी जो एजुकेशन हो, उनको इस तरीके से शिक्षा दी जाए जो उनकी डिग्निटी को बचाए, जो उनकी क्या करे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाए। ठीक है, During the national movement, he urged students to leave educational institution in order to show to British that Indians were no longer willing to be enslaved. उन्होंने नेशनल जो है मूवमेंट के टाइम यही कहा था स्टूडेंट से, to leave educational institution in order to show to British that Indians were no longer willing to enslave. उन्होंने बच्चों को ये बोला कि जो इनके इंस्टीट्यूट में थे, है ना, जो इनके इंस्टीट्यूट में थे, जो इन्होंने बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, तो गांधी जी ने इन लोगों को, बच्चों को बोला कि आप क्या करो कि आप इनके इंस्टीट्यूशंस को छोड़ो, वहाँ मत जाओ, ताकि इन्हें पता चले कि हम इनकी पढ़ाई के गुलाम नहीं बनना चाहते, जो ये हमें पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जो इनकी वेस्टर्न एजुकेशन ये दे रहे हैं, हम उसको नहीं ग्रैब करेंगे, हम उससे कुछ नहीं सीखेंगे। ठीक है, हम आपके गुलाम नहीं बनेंगे। उन्होंने ऐसा बोला कि आप ऐसा करिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे थे या जाना चाहते जो भी है, तो उनको रोक रहे थे कि आप क्या करो, उनके अगेंस्ट जाओ। क्यों? क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है हमें स्लेव बना रही है। महात्मा गांधी स्ट्रांगली फेल्ट दैट इंडियन लैंग्वेजेस और टू बी द मीडियम ऑफ टीचिंग। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि जो भारतीय लैंग्वेजेस हैं, जो भी लैंग्वेज है, हिंदी बोल रहे हैं, मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में यूज हो रही है, उसी लैंग्वेज को पढ़ाई का माध्यम बनाया जाए। जैसे ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे थे, इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए, जब वो मैक्यूलेन ने निकाला था, है ना। Education in English crippled Indians, distanced them from their own social surroundings and made them strangers in their own lands. Education जो इंग्लिश में हो रही है उससे क्या हो गया, इससे लोग खुद के, जो खुद की ज़मीन है, जो खुद के लोगों से, खुद की चीज़ों से क्या बन गए, अजनबी बन गए। क्यों? क्योंकि ये लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, तो अपनी चीज़ों को तो इनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। अपनी चीज़ों से धीरे धीरे लोग क्या हो गए, अपनी चीज़ों से ये लोग दूर हो गए हैं। ठीक है, अपने सोशल सराउंडिंग, अपनी ज़मीन, अपने लोगों से ये लोग क्या हो गए, दूर हो गए। क्लियर आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? तो क्या कह रहे हैं भाई, अगर हम बात करें, महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा हाईली क्रिटिसाइज कर रहे हैं किनको, ब्रिटिश एजुकेशन को, वेस्टर्न एजुकेशन को। वो क्या चाह रहे हैं कि हम जो लोग हैं, कुछ लोग जो इनसे चार्म होके, है ना, इनसे बिल्कुल अट्रैक्ट होके इनकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कह सकते हैं बिल्कुल अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि खुद की भी प्राइड है, खुद की भी डिग्निटी, खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये ना देख के ये लोग मॉडर्निटी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या अर्ज कर रहे थे बच्चों को कि आप इनके इंस्टीट्यूट को मत ज्वाइन करिए। ठीक है, आप नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि हम लोग इनके गुलाम नहीं बनना चाहते। ठीक है, क्लियर हुआ? साथ में हमने क्या देखा कि गांधी जी कह रहे थे कि जो इनकी जो एजुकेशन है, इसने लोगों को क्या कर दिया है कि अपनी ज़मीन से ही दूर कर दिया है, अपनी चीज़ों से ही दूर हो गए। क्यों? क्योंकि तो उनकी चीज़ें सीख रहे हैं, उनके एटिकेट्स, उनके कस्टम सीख रहे हैं, तो अपनी कहाँ से पता चलेंगे। क्लियर आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। और गांधी जी क्या चाह रहे थे, लैंग्वेज कैसी यूज़ हो, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाई हो। लोकल मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस जो भी हो उसमें पढ़ाई लिखाई हो, उसमें पढ़ाई लिखाई करी जाए। आगे बढ़े, चलो। Speaking a foreign tongue, despising local culture, the English educated did not know how to relate the masses. Western education, Mahatma Gandhi said, focused on reading and writing rather than oral knowledge. It valued textbook rather than lived experience and practical knowledge. He argued that education ought to develop a person's mind and soul. अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो इनकी एजुकेशन है कैसी है, टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। पूरा बच्चे जो है बुक से पढ़ रहे हैं, जो बुक में लिखा है वही समझ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। जो उनका आसपास का जो सराउंडिंग है, जो उनका बेसिकली जो उनका जहाँ पे वो ग्रो करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो उनका माइंड और सोल कैसे डेवलप होगा।
ठीक है, तो वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो जब तक लाइव एक्सपीरियंस चीज़ों को नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, तो उनको क्या समझ में आएगा। कह रहे हैं बेसिकली कि बुकिश नॉलेज बच्चे देख रहे हैं, बुकिश नॉलेज बच्चों को अर्न करने को मिल रही है ना, लर्न करने को मिल रही है। तो वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेट, फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। जो वेस्टर्न एजुकेशन उसका फोकस कहाँ है, सिर्फ रीडिंग और राइटिंग में, सिर्फ रीडिंग, रीड करो, राइट करो इसमें, ठीक है। rather than oral knowledge, it value textbook rather than lived experience and practical knowledge। मतलब इनके इसमें क्या है, सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज, जो बुक में लिखा है वही पढ़ो, बस वही शिक्षा है, प्रैक्टिकली कुछ सीख ही नहीं रहे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को ये लोग क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स अवॉइड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में क्या कह रहे हैं कि ये एजुकेशन कैसी हो जो बच्चों के क्या दिमाग और सोल, उनके दिमाग को खोले, उनको समझ में आए चीज़ें, सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। अगर मैं आपको ये समझा रही तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैम ने पढ़ा दिया, हो गया, चलो अब लिख लेंगे, नहीं, उसको समझो भी ना कि इसके पीछे का मतलब क्या है। क्लियर, चलो। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं लिटरेट है या नहीं, पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा, रीड एंड राइट, बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एज एजुकेशन। सिर्फ लिटरेट होना, पढ़ना लिखना ही, कि पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, आंसर क्वेश्चन जो है लिख लिए, बस, सिर्फ यही एजुकेशन नहीं होती। People had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated। लोगों को भाई अपने हाथों से भी काम करना चाहिए, है ना। मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिख लिया, जो बुक्स थी उसको रट लिया और लिख लिया, सिर्फ यही पढ़ाई आप एजुकेटेड बन गए, नहीं, आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लेने चाहिए जिससे आप सीखें, ठीक है। तो पीपल हैड टू वर्क विद देयर हैंड्स, अपने हाथों से काम करो, सीखो प्रैक्टिकली चीज़ों को। लर्न अ क्राफ्ट, आप क्राफ्ट सीखो। नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, ये जानो कि भाई कैसे कैसे अलग चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सिर्फ पढ़ लिया लिख लिया वही एजुकेशन नहीं है, प्रैक्टिकली चीजों को करना, उनको सीखना अपने हाथों से, वो एजुकेशन है। दिस वुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, जिसके कारण उनका माइंड डेवलप होगा, है ना, और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझने की क्या बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी। हम बोलते हैं ना, जैसे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ आप आए हो, क्लास अटेंड करी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ली और कॉपी में लिख लिया कि चलो ठीक है ये नोट्स हैं या ये क्वेश्चन आंसर है। मैम अगर समझा रही है तो उसको समझ रहे हो, तो ये भी ज़रूरी है ना, ये भी ज़रूरी है कि नहीं। अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। प्रैक्टिकल क्यों कराया जाता है, ताकि खुद से करोगे तो दिमाग की बत्ती खुलेगी, देखोगे ना, समझ में आएगा चीज़ों को कि क्या है, क्या हो रहा है। सिर्फ ओरली पढ़ा दिया, लिख लिया, देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, अरे उसको प्रैक्टिकली तो करो, तब जाके वो आपके काम आएगा ना। Clear? As nationalist sentiments spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by the British. As a nationalist sentiments the spread, other thinkers also began thinking of a system of national education which would be radically different from that set up by British education। जैसे हम गांधी जी की चीज़ तो देख रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ावा दो। बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ रटने का काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिर्फ यही कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी कुछ नहीं सीख रहे, रियल लाइफ से वो कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं गांधी जी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ गांधी जी, इनके जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे और भी जो नेशनल पीपल थे वो लोग भी क्या, मतलब और भी जो थिंकर्स थे वो लोग भी इस चीज़ में क्या करने लगे थे, वो भी सोचने लगे थे कि हाँ हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए, है ना। वो भी इसको क्या करने लगे थे, इसमें बढ़ावा देने लगे थे। क्लियर आया समझ में, जो ब्रिटिशर्स की थिंकिंग से काफ़ी अलग थी। चलो, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। लिटरेसी क्या है, सिर्फ यही एजुकेशन नहीं है। लिटरेसी वही कि पढ़ना सीख लिया, लिखना सीख लिया और आप लिटरेट बन गए, नहीं, सिर्फ यही एजुकेशन नहीं है। अगर आपने सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लिया और दीन दुनिया में आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप लोगों से गलत वे में बात कर रहे हो, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको कंपैशन नहीं पता है ना, आपको ये नहीं पता सिंपैथी क्या होती है, आपको बात करना नहीं आ रहा है, आपको लोगों की हेल्प करना नहीं आ रहा है, आपको ऑनेस्टी दिखानी नहीं आ रही है, आपको कुछ काम करना नहीं आ रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखे का। सिर्फ पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, वही एजुकेशन है। हम बोले ना एजुकेटेड पर्सन कैसे होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं, उनका दिमाग खुलता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, वो तभी इतना अच्छा हाई लेवल का सोच पाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी रोट, क्या लिखा है महात्मा गांधी ने, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चिल्ड्रन एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कह रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब मेरा क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो बच्चे के, जो है दिमाग का, है ना, बॉडी का, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसकी स्पिरिट का पूरी तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना पढ़ना सीख लिया वही एजुकेशन है, उसके दिमाग की भी बत्ती खुले, उसको सही गलत पता चले, उसको सही गलत की पहचान मिले,
ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स ये होते, सिर्फ बता दिया, रटवा दिया, आपने स्क्रीनशॉट लिया, कॉपी में लिख लिया, मैं उसको जब तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी और आप अच्छे से उसको समझोगे नहीं, तो आपकी और चीजें क्या डेवलप नहीं कैसे होगी। आपको पता तो चलना चाहिए कि हमारे भी कुछ अधिकार है जो हमारी रियल लाइफ में काम आएंगे, या दूसरे किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उसको बचा पाएंगे उससे। तो आप क्या करें, आपको ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है ना, आपकी भाई स्पिरिट, आपका माइंड वो भी खुल रहा है। सिर्फ आप पढ़ लिख तो नहीं रहे कि मैम ने पढ़ा दिया, रटवा दिया, आपने रट लिया, ऐसा तो नहीं हो रहा। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग। लिटरेसी जो है ना तो एजुकेशन की एंडिंग है ना एजुकेशन की बिगनिंग है। इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। ये क्या, ये सिर्फ एक माध्यम है जिसके थ्रू क्या बन सकता है, मैन और वुमेन क्या कर सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, पढ़े लिखे बन सकते हैं। लिटरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एजुकेशन। लिटरेसी खुद में भी क्या है, एजुकेशन नहीं है। हमने कहा ना कि सिर्फ पढ़ना लिखना सीख लिया लेकिन 4 लोगों से बात करना नहीं आ रहा, आप लोगों से गलत तरीके से बात कर रहे हो, आपको एटिकेट्स नहीं पता है, आपको बेसिक चीजें, सोसाइटी, समाज, मोरालिटी कुछ पता ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का। I would therefore begin the child's education by teaching it a useful handicraft and enabling it to produce from the moment it begins its training. I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपने पढ़ना लिखना सीख लिया, आपको क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें करना बनाना भी आना चाहिए, आपको काम करना भी आना चाहिए, प्रैक्टिकली भी तो चीज़ें आए। ठीक है, तो किसकी बात करें, हैंडीक्राफ्ट की, जो हाथों से बने हुए सामान होते हैं ना, उसकी बात करें। ठीक है, चलो हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं। एंड इनेबलिंग इट टू प्रोड्यूस फ्रॉम मूवमेंट्स इट बिगिंस इन ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग हो, इनको कोई हाथ से चीजें बनानी है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। Only every handicraft has to be taught not merely mechanically as is done today but scientifically. That is, the child should know the why and the wherefore of every process. मतलब वो कह रहे हैं कि हैंडीक्राफ्ट हर चीज के बारे में सीखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो रहा है लेकिन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बारे में हर टाइप की चीजें जाने, वो किस काम आएगा, तो ये सब भी आना चाहिए, सिर्फ पढ़ना लिखना जरूरी नहीं। ठीक है, कौन बोल रहे हैं, द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 72 पेज 79। ठीक है, उनका मतलब है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही पढ़ाई लिखाई नहीं है, एजुकेशन नहीं है। लिटरेसी क्या है, ये एजुकेशन का बस एक माध्यम है। ठीक है, क्लियर हुआ, अदर चीजें भी बेसिकली आनी चाहिए। चलो, टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस, अब किसकी बात है कर रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की। Many of you may have heard of शांति निकेतन. Do you know why it was established and by whom? आपने बहुत से लोगों ने शांति निकेतन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, शांति निकेतन या शांति निकेतन कह लीजिए। आपको पता है ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ, भाई इसको क्यों बनाया गया और किसने बनाया, किसने शुरू करा, एस्टैब्लिश करा। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन इन 1901। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये इंस्टीट्यूट है 1901 में स्टार्ट करा। एज अ चाइल्ड, जब वो खुद क्या थे, एज अ चाइल्ड टैगोर हेटेड गोइंग टू स्कूल, क्योंकि जब वो खुद बच्चे थे, तो जब वो छोटे थे तो उनको खुद स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो क्या करते थे, स्कूल जाने से नफरत करते थे। अच्छा, नफरत, आप बोलोगे हम भी मैम, हम भी नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ही फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। उनको क्या लगते थे, स्कूल सफोकेटिंग, उनका स्कूल ऐसा लगता है कुछ दम घुट रहा है, कोई जबरदस्ती जो काम नहीं करना चाह रहे वो काम करना पड़ रहा है ना, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं तो ठीक, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत मतलब वैसा लग रहा है कि कोई जबरदस्ती हमसे चीजें करा रहा है, घुटन सी हो रही हो। तो उन्हें स्कूल कैसा लगता था, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग और ऑपरेसिव। द स्कूल अपीयर्ड लाइक अ प्रिजन, उनको स्कूल कैसा लगता था, जैसे कोई जेल है मेरे लिए। फॉर ही कुड नेवर डू वॉट ही फेल्ट लाइक डूइंग, वो जो करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाते थे। अब होता है ना क्लास में, अगर टीचर बोलेगी जैसा मैंने पढ़ा है, जैसी डेफिनेशन बुक में दी है मैंने लिखवाई है वही लिखो, एक भी इधर से उधर वर्ड नहीं होना चाहिए। अब बच्चे ने कुछ अपनी तरफ से थोड़ा बहुत लिख लिया, उसने लिखा सही है लेकिन थोड़ा सा वर्ड अपने अकॉर्डिंग डाली है, पर टीचर उसको डांट रही, नहीं 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 मिलेंगे ऐसे मार्क्स, नहीं जैसा मैंने बोला है वैसे ही रहो। तो ये क्या है, यानी आप खुद से कोई चीज़ ही नहीं कर पा रहे। टीचर जैसे बोलती है ना कि अच्छा मैंने ये मेथड बताया, किसी और को कोई मेथड पता है तो बच्चे बताएंगे। अब अगर टीचर बोलेगी नहीं जो मेथड बताया उसी से करो, तो बच्चों का भी तो एक क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, उन्हें वो सब करने ही नहीं दिया जा रहा, तो उन्हें कैसा लगेगा कि जैसे डिक्टेटरशिप चल रही, जैसा बोल रहे हैं वैसा हमें मानना पड़ रहा है। So while other children listen to the teacher, Tagore's mind would wander away. बच्चे बाकी जो टीचर को सुनते थे बड़े ध्यान से, तो टैगोर का जो माइंड था वो इधर उधर भटकता रहता था। क्यों? क्योंकि उन्हें सही नहीं लगता था, उन्हें नफरत होती थी, उन्हें लगता था कुछ दम घुट रहा है, जबरदस्ती हो रहा है जो भी हो रहा है। क्लियर?
आया समझ में? ये क्या है? ये क्लास है प्रोग्रेस में इन शांति निकेतन इन द 1930 नोटिस द सराउंडिंग्स द ट्रीज एंड द ओपन स्पेसेस। ये क्या है? शांति निकेतन का 1930 में है ना, रविंद्रनाथ टैगोर की, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, क्या नोटिस करो आप? आसपास का सराउंडिंग नोटिस करो। आपको देखेंगे पेड़ है ना, ओपन स्पेसेस है, खुला सब माहौल है, बढ़िया पेड़ पौधे, हरियाली है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, बेसिकली इसकी बातें हो रही। क्लियर? आया समझ में? चलो। The experience of his school days in Calcutta shaped Tagore's idea of education. अब जब वो उनके खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे किसमें, स्कूल में, तो उन्हें जब होता है ना कि हम जब किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो हमें लगता है बाकियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने तो सह लिया, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब वो खुद बच्चे थे तो उन्होंने तो जैसे जैसे हो गया, नफरत करके, सफोकेशन में, बिल्कुल मजबूरी में उन्होंने जैसे जैसे स्कूल अटेंड कर लिया, लेकिन उनके इन चीज़ों को लेके उनको एक कुछ आइडियाज़ आए कि अब जो एजुकेशन हो वो ऐसी हो जैसी मैंने करी वैसी तो बिल्कुल ना हो, है ना, इतनी ज़्यादा कह सकते स्ट्रिक्ट, इतनी ज़्यादा रिजिड ऐसी नहीं होनी चाहिए। On growing up, he wanted to set up a school where the child was happy, where she could be free and creative, where she was able to explore her own thoughts and desires. क्या चाह रहे थे? उन्होंने बोला स्कूल कैसा हो, स्कूल ऐसा हो जहाँ बच्चे खुशी से आए, उनको लगे कि बस मम्मी स्कूल जाना है ना, नहीं मम्मी बोलेगी नहीं आज मत जा, तेरी तबीयत खराब है, नहीं नहीं मम्मी घर में और बेकार लगेगा, मुझे तो स्कूल जाना है, ऐसा इतना अच्छा लगे, ठीक है, जहाँ पे वो फ्री रहे, अपनी बातें, अपना क्रिएटिव माइंड दिखा पाए। अगर टीचर बोले कि चलो किसी और को कोई आइडिया पता है तो बच्चे खुल के अपने आइडियाज बता रहे कि हाँ मैम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो टीचर ही बोले वेरी गुड, वेरी नाइस, और तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि टीचर उनको सुन रही है, उन्हें लगेगा कि हाँ हम कुछ केपेबल हैं। Where she was able to explore her own thoughts and desire, जहाँ पे भाई वो खुद के जो थॉट्स है, डिजायर है वो बता पाए, है ना, या अपने अकॉर्डिंग काम कर पाए। Tagore felt that childhood ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system set up by the British. वो कह रहे हैं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए, बच्चों की जो एजुकेशन है चाइल्डहुड में कैसी होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, उनको फ्रीली उनके अकॉर्डिंग चीजें करने दो। जरा रोकोगे टोकोगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो वैसे ही डर में रहेंगे कि अरे हम अगर ऐसा करें तो कि मैम ना डांट दे, हर एक चीज पूछ के डर के ऐसे क्यों करना। बच्चे फ्रीली होके क्या करें, चीजें सीखें, सेल्फ लर्निंग हो, और ये जो रिस्ट्रिक्ट और ये जो रिजिड डिसिप्लिन है स्कूल में जो मिल रहा है उससे बचे रहें। क्लियर? आया समझ में? कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं? मतलब कैसी बात कर रहे थे, जो रिजिड जो स्ट्रिक्ट सिस्टम है उसको हटाने की बात कर रहे थे, मतलब जो इतना ज्यादा चीजें चल रही है, टेंशन में काम कर रहे हो, है ना, डिप्रेशन में काम कर रहे हो कि बिल्कुल ही ट्रॉमा है, आप खुद खुल के कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो ना करके आपको कैसा सराउंडिंग मिले, हैप्पी सराउंडिंग, बच्चों को खुद बहुत फ्री लगे, वो एक्सप्लोर कर पाए। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Teachers had to be imaginative, understand the child and help the child develop her curiosity. कह रहे हैं जो बच्चे कैसे होने चाहिए, जो टीचर्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, इमेजिनेटिव हो, वो खुद भी चीज़ों को समझे, ठीक है, अंडरस्टैंड करें चाइल्ड को, एंड हेल्प द चाइल्ड डेवलप हर क्यूरियोसिटी, वो भी बच्चों में ऐसा जगाए, क्वेश्चन करें, ऐसी चीज़ें जगाएं कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी आए। बच्चे जब क्यूरियस होते हैं दैट मीन्स वो कुछ सीखना चाहते हैं, उनमें अर्ज है कुछ सीखने की। बच्चे अगर चुपचाप बैठेंगे, टीचर बोलेगी किसी को क्वेश्चन, तो बच्चे बोलेंगे दैट मीन्स उनको समझ में भी नहीं आ रहा, ना वो इंटरेस्ट दिखा रहे। अगर आप बोलेंगे आया किसी को क्वेश्चन, तो बच्चे बोलेंगे यस मैम, डाउट, यस मैम, अच्छा ऐसा था तो ऐसा क्यों हुआ, दैट मीन्स क्यूरियोसिटी जग रही है, यानी उनमें सीखने की इच्छा शक्ति जग रही है और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, दैट मीन्स वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। क्लियर? According to Tagore, the existing schools kill the natural desire of this child to be creative, her sense of wonder. टैगोर क्या कह रहे हैं, जो अभी का जो स्कूल सिस्टम है किसका चल रहा है भाई, ब्रिटिशर्स ने बना रखा है, वो कैसा है, वो नेचुरल जो डिजायर है बच्चों की वो मार रहा है, उसको खत्म कर रहा है। ठीक है, बच्चों को क्या जरूरत है भाई, बच्चों को जरूरत है क्रिएटिव होने की, है ना, कि कुछ वो क्रिएटिव काम करे, कुछ अलग हटके चीजें करे, कुछ अपनी तरफ से भी करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि स्कूल का जो रूल है आजकल के वो कैसा है, स्ट्रिक्ट। आजकल के मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी बात करें, उन्होंने जो सेटअप करे, रूल्स बनाए, क्योंकि रूल्स उन्होंने ही बनाए थे ना, स्ट्रिक्ट। Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. टैगोर क्या कह रहे हैं, टैगोर का ये कहना है कि क्रिएटिव लर्निंग कहाँ हो सकती है, रचनात्मक लर्निंग, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी जब आप बच्चे थोड़ा हटके सोचेंगे, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे। क्रिएटिव मतलब टीचर बोलेगी अच्छा हमें ऐसा करना चाहिए तो इसको ऐसा करें, तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम हम इसको पोएम से सीखते हैं। मैम बोलेगी अच्छा ये तरीका सही, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं मैम आप एमसीक्यूज कराओ। बच्चे क्रिएटिविटी मतलब वो कुछ अपने आइडियाज दे रहे हैं, है ना, कुछ अपनी तरफ से चीजें बता रहे हैं, दैट मीन्स उनका माइंड काम कर रहा है ना, कुछ सोच रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। तो ये कैसे इनकरेज हो सकता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में।
कैसे इन्वायरमेंट में पॉसिबल है? नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ये पॉसिबल है। ये स्ट्रिक्ट रूल्स, इनके अंदर तो बेचारे बच्चे दब जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, डरे रहेंगे, अपनी इच्छा डिजायर बता ही नहीं पाएंगे। So he chose to set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. इसीलिए उन्होंने, जब नेचुरल एनवायरनमेंट की हम बात करें, यानी पेड़ पौधे है ना, पूरा अच्छा हो, फ्री लगे, अच्छा लगे, हैप्पी हैप्पी सा, हम जैसे कई बार हम जैसे रूम में बैठे रहते हैं है ना, या क्लास में कॉपी कंप्लीट करते हैं, हमें लगता है ठीक है कर रहे हैं। अगर हमें बढ़िया पेड़ की छांव के पास बिठा दिया जाए, सामने बढ़िया पानी है, चिड़िया की आवाज़ आ रही, तो आप बढ़िया अच्छे से अपना काम करके बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। या आप कभी टेरेस पे बैठ के काम करते हो तो पेड़ वेड़ है ना, आवाज़ आती रहती है, चिड़िया की आवाज़ आएगी, छोटी छोटी, कभी वो आपको स्क्विरल्स ऐसे घूमती हुई दिखेगी, तो अच्छा लगता है। नेचुरल चीजें, नेचुरल एनवायरनमेंट की चीजें आपको देख रहे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ही चूज टू सेट अप हिज स्कूल 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना स्कूल जो कैलकाटा से कुछ दूर सेटअप करता हूँ, जहाँ पे क्या है, कैसा एरिया, रूरल सेटिंग यानी विलेज एरिया। विलेज की बात करें तो विलेज में तो नेचर मिलता ही है। He saw it as an abode of peace, शांति निकेतन। उन्होंने क्या माना उसको? शांति निकेतन एक पीस है, शांति है। We're living in harmony with nature, जहाँ पे कैसी लिविंग है, नेचर के साथ एक हारमोनी है, प्रकृति के साथ एक जुड़ाव है, जुड़े हुए हैं। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, बच्चे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी, है ना। अपनी जो मतलब नेचुरल क्रिएटिविटी उनकी आएगी जब वो ऐसे खुले एनवायरनमेंट में रहेंगे, वो खुश रहेंगे, उन्हें फ्री लगेगा, अच्छा लगेगा, उनको मौका दिया जाएगा कि अच्छा तुम्हें कुछ आइडिया, अच्छा तुम बताओ, अच्छा तुम्हें कुछ पता है, अच्छा आप बताओ, फिर हम वैसा करेंगे। आपने बता दिया, फिर कोई बोलेगा हाँ मैम ऐसे करते, तो बोलेंगे ओके ऐसा भी कर लेते हैं। अच्छा ये आने वाला है फेस्टिवल, तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं। अब बोलेंगे फेस्टिवल आने वाला है, सबको स्पीच देनी है, स्ट्रिक्टली बोल दिया। अब किसी को गाना हो, किसी को पोइट्री करनी हो, नहीं कर सकते, मैंने बोल दिया नहीं स्पीच ही देनी है, तो आपको कैसे लगेगा, अरे यार मजबूरी, तो वो नहीं। यहाँ पे क्या है, फ्री, बिल्कुल अच्छा एनवायरनमेंट, प्रकृति के बीच में बिल्कुल खुल के आप काम करो, टेंशन फ्री, बेसिकली कोई सफोकेशन कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा सफोकेशन भाई रविंद्रनाथ टैगोर सह चुके थे। जब वो खुद स्कूल में थे उन्हें कैसा लगता था, चिढ़ते थे, नफरत करते थे, ठीक है। चलो, इन मैनी सेंसेस टैगोर एंड महात्मा गांधी थॉट अबाउट एजुकेशन इन सिमिलर वेज। बहुत से जो सेंस की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो महात्मा गांधी और जो है टैगोर के विचार कैसे थे, लगभग ऑलमोस्ट सेम ही थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू, लेकिन कुछ डिफरेंस थे, कुछ तो उसमें चेंजेस थे, कह सकते हैं अलग भी थे, है ना। हम नहीं कहते ना अगर दो लोग सोच रहे हैं तो सेम ही हो सकता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ चीजें डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे डिफरेंसेस भी थे। देयर वर हाउएवर डिफरेंसेस टू। Gandhiji was highly critical of Western civilization and its worship of machines and technology. अब गांधी जी कैसे थे, जो मशीन टेक्नोलॉजी की वर्शिप, मतलब मशीन टेक्नोलॉजी इनकी अंग्रेज़ों की सीखना, इनके जैसा पढ़ना लिखना, जैसा ही सिखा रहे हैं कि इनकी टेक्नोलॉजी जो लेकर आ रहे हैं, जो डिस्कवरीज है, इन्वेंशन है, उनके लिए हाईली क्या थे, आलोचक थे, उनके बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे, पसंद नहीं करते थे बेसिकली। Tagore wanted to combine elements of modern Western civilization with what he saw as the best within Indian tradition. He emphasized the need to teach science and technology at Santiniketan along with art, music and dance. अब गांधी जी तो सख्त खिलाफ थे कि नहीं, कोई इनकी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई इन्वेंशन नहीं, कोई इनकी तरह कुछ नहीं। लेकिन जो टैगोर थे वो थोड़े अलग थे। वो क्या कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को कंबाइन करेंगे, ठीक है, जो हमें सही लगेगा इंडियन ट्रेडिशन के साथ जो जुड़ जाए, हम इसको फ्यूजन, जो बोलते हैं ना इंडो वेस्टर्न फ्यूजन, इस तरीके का जोड़ देंगे। गांधी जी क्या कह रहे हैं, बिल्कुल इंडियन नहीं, कोई वेस्टर्न चीज बीच में आनी नहीं चाहिए। लेकिन टैगोर कह रहे हैं नहीं, वेस्टर्न चीज भी इसमें इंक्लूड करो। तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने जोर दिया भाई साइंस वगैरह पे, टेक्नोलॉजी पे, है ना, और आर्ट्स हो गया, म्यूजिक और डांस, ये सब इन्होंने इंक्लूड कर रखी। पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, इंडियन कल्चर तो ठीक है, इंडियन लर्निंग तो ठीक है, लेकिन वेस्टर्न चीजें भी इसमें क्या हो रही है, इंक्लूडेड हो रही है, क्लियर, इंक्लूड हो रही है। गांधी जी बिल्कुल वेस्टर्न चीजें इंक्लूड नहीं करे, लेकिन टैगोर क्या करे, कंबाइन करके चलते हैं, जो इंडियन ट्रेडिशन के साथ, इंडिया की परंपरा के साथ जुड़ा भी रहे, अच्छा भी लगे, तो ऐसा होगा, क्लियर। तो डिफरेंसेस आए ना, आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर। ये क्या है, ये चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ मिशनरी स्कूल इन कोयम्बटूर अर्ली 20th century. By the mid 19th century, schools for girls were being set up by Christian missionaries and Indian reform organizations. ये क्या है, एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, ठीक है, कोयम्बटूर का। अर्ली 20th century में जो मिड डे मील बोलने वाली थी, मिड 19th century
स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर बीइंग सेटअप, जो स्कूल्स थे गर्ल्स के लिए क्या करे गए, सेटअप करे गए। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है इंडियन जो रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर आया समझ में। क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों के लिए क्या करा गया, स्कूल सेटअप किया गया, और जो इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर आया समझ में। कोई कंफ्यूजन दिक्कत नहीं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कहाँ पे भाई, मिशनरी स्कूल में, क्लियर, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, ठीक है। ये चलो हमने क्या देखा, दोनों के आइडियाज ऑलमोस्ट सिमिलर थे, लेकिन कहीं कुछ डिफरेंस था। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं कि वेस्टर्न चीज को नो, नहीं, बिल्कुल नहीं, सख्त खिलाफ थे, क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन टैगोर बोलते थे कि इसको भी इंक्लूड करना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। जैसे अरबिंदो घोष का देखा था ना हमने, वो कह रहे थे कि हम तो अपनी वर्नेकुलर चीजें लर्निंग कर रहे हैं, लेकिन साथ में अगर वेस्टर्न लर्निंग भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, उसका फायदा उठाएं तो क्या दिक्कत है, उनसे कुछ डिस्कवरी, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी सीखे तो क्या दिक्कत है, क्लियर। चलो, many individuals and thinkers were thus thinking about the way our national education system could be fashioned. Some wanted changes within the system set up by the British and felt that the system could be extended so as to include wider section of people. Others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. Who was to define what was truly national? The debate about what this national education ought to be continued till after independence. क्या कह रहे हैं, वही बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझते हैं कि बहुत से जो इंडिविजुअल्स हैं और थिंकर्स हैं वो किस बारे में सोचते हैं, वे अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम कुड बी फैशन, कैसे जो नेशनल एजुकेशन है उसको और अच्छा कैसे बना जाए, फैशन मतलब और अच्छा कैसे बना जाए, इस बारे में सोचते हैं। Some wanted changes within the system set up by British. कुछ ये चाह रहे हैं कि भाई जो नेशनल एजुकेशन है उसको कैसे अपग्रेड करा जाए, और कुछ ये चाह रहे हैं जो चीजें ब्रिटिशर्स ने बनाई, जो इनकी एजुकेशन है उसमें कैसे बदलाव किए जाए। And felt that the system could be extended to as to include wider section of people. अब जो ब्रिटिश जो पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं उसमें कैसे चेंजेस की जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। अब कुछ others urged that alternative system be created so that people were educated into a culture that was truly national. अब कुछ ये सोच रहे हैं कि क्या हो कि एजुकेशन कैसी हो, एक कुछ अल्टरनेटिव ऐसा ढूंढा जाए, कुछ अलग विकल्प बोलते हैं ना, एक अलग ऑप्शन, that people were educated into a culture that was truly national. ऐसा कल्चर इस तरीके से एजुकेट किया जाए, ऐसी चीज़ें सिखाई जाए, ऐसे कल्चर उसके अकॉर्डिंग सिखाया जाए जो पूरी तरीके से क्या हो, नेशनल हो, है ना। Who was to define what was truly national? अब ये पर डिफाइन कौन करेगा कि नेशनल पर है क्या, क्या है प्रॉपर नेशनल जो सिखाया जाए। The debate about what this national education ought to be continued till after independence. ये जो डिबेट है किसकी, नेशनल एजुकेशन की, कि अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो क्या ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए या नेशनल हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, तो ये डिबेट क्या है, कंटिन्यू थी, रही, इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी चलती रही थी, क्लियर। क्योंकि बड़े लेवल की बात है तो कुछ एक्सेप्ट कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ कह रहे थे मिक्स करो, चेंजेस करो, कुछ कह रहे थे नहीं वेस्टर्न ही सही है, कुछ कह रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल इंडियन ही सही है, ऐसा समझ में। तो हर टाइप के लोग होते हैं, हर टाइप की अपनी अपनी थिंकिंग फिलॉसफी होती है। चलो, तो आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो, क्या कर दो, फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट से। चलो, इसी के साथ आपके चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन का पार्ट 2 भी एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। चैप्टर हमने देखा पूरा एजुकेशन बेस्ड है, कोई जो इंडियन एजुकेशन के सपोर्ट में है, कोई वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्ट में। ये डिबेट भाई कंटिन्यू रही इवन, ठीक है। अभी भी इवन हो जाता है कि अरे वो लोग ब्रिटिशर्स आए थे तो फायदा हो गया, कोई बोलते नहीं नहीं इन्होंने बर्बाद कर दिया, अभी भी इवन ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, वो हम पर है, हमारी समझ पे कि कैसे हमें अपनी नेशनैलिटी जो कैसे देशभक्ति को जिंदा रखना है और चीज़ों को भी समझना है। अगर टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आजकल नीड उसी की है, बोलबाला उसी का चलता है, लेकिन अपनी चीज़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेसिकली कम नहीं समझना चाहिए कि हम हैं, हमारा ऐसा कल्चर है, ये नहीं, उसके लिए इन्फीरियर मत फील करो। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।